हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएससी का लेक्चर थर्ड। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पहले उसे कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर और फिर लेक्चर थर्ड पर आए, क्योंकि लेक्चर सेकंड बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है और उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की है, जिसमें स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया। ओपन चेन, क्लोज चेन, फिर ओपन चेन को भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक और उसके बाद भी आपका एलिसाइक्लिक और आपके एरोमेटिक में क्लासिफाइड हमने किया है। ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन रेडिकल को बहुत डिटेल में पढ़ा गया है। और लास्ट में होमोलॉगस सीरीज क्या होते हैं, होमोलॉगस क्या होते हैं और उसके बेस पर कई सारे हमने क्वेश्चन देखे। आज का जो लेक्चर है पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर बेस्ड है। यानी अगर आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखना नहीं आएगा, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन होती है उसका नाम लिखने को नहीं आएगा, तो फिर आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आज का लेक्चर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाता है। हमारे पास कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई, तीन तरीके से हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखना सीखेंगे। एक है हमारे पास कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम और लास्ट है हमारे पास आईयूपीएससी। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो पर बात करने वाले हैं, वो है कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेमिंग। कॉमन नेमिंग देखो भाई पूरी तरीके से बेस्ड इस बात पर है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से ऑब्टेन्ड किया गया है, यानी उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, जहां से मिला उसके बेस पर उसका नाम लिख दिया गया। ठीक है। कॉमन नेम बहुत फैमिलियर है। आज भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके नाम ज्यादातर कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं, यहां तक कि उनके जो आईपीएससी नेम है उनसे भी ज्यादा फेमस उनके कॉमन नेम होते हैं। इसलिए कॉमन नेम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा होता है, बुक में भी अक्सर लैब में भी जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम कुछ ज्यादा ही फेमस हैं, कुछ ज्यादा ही प्रचलित हैं। इसलिए कॉमन नेम को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसको ट्राइबल सिस्टम भी बोलते हैं। ये पूरी तरीके से बेस्ड है किस पर, सोर्स ऑफ ओरिजिन पर, कि ये कंपाउंड्स हमें कहां से ऑब्टेन्ड हुआ। लेकिन अब क्या है कि ऐसे तो हजारों लाखों कंपाउंड्स होंगे, तो कहां तक सबका सोर्स याद रखा जाए। इसलिए कुछ मेथड्स भी बनाए गए हैं कि हम कॉमन नेमिंग कर सकें, उसका नाम लिख सकें। तो उस मेथड पर बाद में आएंगे, लेकिन मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि कुछ कंपाउंड्स के सोर्स के बेस पर कैसे उनका नाम लिखा गया। जैसे CH4, अभी तो आप इसको मीथेन के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस पहले किस नाम से था, इसका सोर्स था मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब दलदली इलाके, दलदली क्षेत्र, वहां पर मीथेन गैस वहां से ऑब्टेन्ड हुआ। इसलिए मार्शी एरिया के बेस पर इसका नाम पड़ गया मार्श गैस। क्या नाम पड़ गया आपका, मार्श गैस। ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए CH3OH। CH3OH जिसको हम आईपीएससी में मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, ये कहां से मिला, वुड के डिस्टिलेशन करने से। ठीक है। इसलिए इसको वुड स्प्लिट भी बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट आइए HCOOH। ये जो कंपाउंड है HCOOH, ये रेड एंट यानी जो लाल चींटी होती है उसमें पाई जाती है, और रेड एंट को फॉर्मिका बोलते हैं, और इसी बेस पे नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक एसिड। CH3COOH को कौन नहीं जानता होगा, सिरके में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसिटिक एसिड, क्योंकि सिरके को एसिटम भी कहा जाता है। एसिटम से नाम पड़ा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखिए CH3CHOH COOH, ये जो है मिल्क में पाया जाता है, और वहां से इसका नाम निकाल करके क्या बना दिया गया, लैक्टिक एसिड। वहां से इसका नाम लैक्टिक एसिड आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट C3H7COOH, ये जो एसिड है वो बटर में मिला, इसलिए वहां से नाम आ गया ब्यूटायरिक एसिड, बटर के बेस पर। नेक्स्ट, ये जो आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने लेक्चर 1 में। ये एप्पल में पाया गया, सेब में पाया गया, वहां से इसका नाम पड़ गया मैलिक एसिड।
और देखिए भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद भी कर लेंगे, ठीक है। आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में काम आने वाला है जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ये पाया गया टैमेरिंड में, ठीक है, टैमेरिंड यानी इमली में, वहां से नाम पड़ गया टार्टरिक एसिड। और लास्ट एक देख लेते हैं, ये जो कंपाउंड्स है, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये सिट्रस फ्रूट यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिला, इसलिए उनको इसका नाम दे दिया गया आपका सिट्रिक एसिड। तो ऐसे कई कंपाउंड्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यहां पर बता दिए हैं। देखो भाई लोग, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है ये हम सब के तो रट नहीं सकते और उसके बेस पर सबका नाम नहीं दिया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है कि हम हजारों लाखों के नाम डायरेक्ट याद रख सकें इस तरीके से। इसलिए कॉमन नेमिंग में भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके बेस पर हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कॉमन नेम लिखने के क्या तरीके हैं। उससे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक को कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और एक क्लासिफिकेशन किया गया है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाएगा? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होता होगा, विदाउट कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल OH आ गया, तो OH का नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में एल्कोहल नाम लिखेंगे, ठीक है। अगर SH आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे थायो एल्कोहल, ठीक है। ऑक्सीजन को हटा करके अगर सल्फर लगा हुआ है तो उसे थायो एल्कोहल बोल देंगे। अगर NH2 लिखा हुआ है तो इसको हम एमाइन बोलेंगे, और अगर सेकेंडरी एमाइन आ गया NH तो उसको भी एमाइन ही कहा जाएगा, ठीक है। और अगर टर्शरी एमाइन आ गया, ठीक है, यानी नाइट्रोजन तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा है, फिर भी उसको एमाइन ही बोलेंगे, टर्शरी एमाइन नहीं बोलने वाले हैं। और अगर हेलोजन आ गया X तो इसका नाम लिखा जाएगा हैलाइड, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्या हो सकते हैं, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है C डबल बॉन्ड O, यहां पर मार्क कर लेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या है कि ये कीटोन कहा जाएगा, ठीक है। अब कीटोन में तो कार्बन पाया गया, तो क्या इसे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखा जाएगा, इसे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ही कहते हैं, भले इसमें कार्बन ही क्यों ना हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो ये कीटोन में ये जो कार्बन है ना, इसकी दो वैलेंसी फ्री है, यानी इधर भी ये कार्बन की चेन से जुड़ सकता है और इस साइड भी ये कार्बन की चेन से जुड़ सकता है। मतलब ये कभी आपको किनारे पर नहीं मिलेगा। यानी जो कीटोन वाले मॉलिक्यूल होते हैं, आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कहीं पर CO ग्रुप से ही स्टार्टिंग हो रही हो। CO ग्रुप आपको हमेशा कहां मिलने वाला है? बीच में मिलेगा। यानी ये जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा बीच में ही मिलेगा, इधर भी चेन इधर भी चेन रहेगा। इसीलिए इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन का नाम क्या हो जाएगा? ईथर नाम हो जाएगा। और अगर सल्फर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? थायो ईथर बोलने वाले हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। एक एक्सेप्शनल केस कौन सा है? एक एक्सेप्शनल केस है आपका कीटोन, ठीक। आ जाइए टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप उसे कहेंगे जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। कार्बन इन्वॉल्व या विद कार्बन, ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक है, साइनाइड हो गया। इस तरह के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो इनकी बात हम अलग करने वाले हैं। पहले अभी उन कंपाउंड्स की कॉमन नेमिंग सीखेंगे जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग पर। जब इसको पढ़ लेंगे, इसके एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आएंगे हम लोग टर्मिनेटिंग वाले पर, ठीक है। चलिए
अब कैसे नाम लिखा जाता है, कुछ यहां पर मैं आपको रूल बता रहा हूं। नाम लिखना बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। देखो, अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है जो कि पॉलीवैलेंट हो, पॉलीवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल का जो नाम है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा है, जैसे CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, वो नाम तो आपको आना चाहिए। अगर मान लो कि सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल मोर देन 1 टाइम्स लगा हुआ है, जैसे मिथाइल 2 बार लगा है, मिथाइल उसी फंक्शनल ग्रुप से 3 बार लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब वर्ड यूज करेंगे। जैसे मिथाइल 2 बार लगा है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, मिथाइल 3 बार लगा हुआ है तो हम ट्राई मिथाइल लिख देंगे, 4 बार लगा है तो टेट्रा मिथाइल लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके का वर्ड यूज किया जाएगा। ये पहला रूल बोलता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर अलग अलग हाइड्रोकार्बन लगा होगा, जैसे एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, एक प्रोपाइल लगा है, एक ब्यूटाइल लगा हुआ है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग हाइड्रोकार्बन रेडिकल लगे हुए हैं, तो उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखे जाएंगे। जैसे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो मिथाइल M से स्टार्ट होता है और इथाइल E से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का जो E है वो पहले आएगा, तो हम इथाइल को पहले लिख देंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अब कुछ जगह पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। यही रूल नंबर 3 कह रहा है कि डाई, ट्राई, टेट्रा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आइसो और नियो आ रहा है तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं लेक्चर सेकंड कंप्लीट करके आइए, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आइसो और नियो अगर आया तो हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे। तो ये रूल ध्यान रखना है। और जो मैंने अभी आपको नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के नाम यहां लिखवाए हैं, वो नाम आपको याद रखने हैं, बस हमारा काम हो गया। चलिए डायरेक्ट आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन है CH3O CH3। पहला काम तो ये कि फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, ऑक्सीजन यानी ईथर यानी नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बन ना पाया जाए, तो उसका नाम लिखने का तरीका क्या है वो सीखिए। जितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उनका नाम लिखिए। मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हैं तो हम लिखेंगे इसको डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। हमने एल्काइल ग्रुप का नाम लिख लिया। अब उसके बाद इस ऑक्सीजन का नाम क्या है? पीछे आपको क्या लिखवा करा रहे हैं? ईथर, तो आपने लिख लिया डाई मिथाइल ईथर। बस इतना सा काम करना है। अब अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, एक दो और देखिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से नाम लिखना सीखिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। अब ये ऑक्सीजन ईथर है, इसके दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या सीखा गया है? CH3 का नाम मुझे पता है कि हम इसको मिथाइल बोलते हैं, और इसको क्या बोला गया है? यही तो एक एक्सेप्शनल केस था। मैंने कहा था इस तरह का रेडिकल एकदम रटे रहेंगे आप। CH3 CH CH3, CH3 CH CH3 का नाम था आइसोप्रोपाइल। ये नाम याद होना जरूरी है। अब ये 2 हाइड्रोकार्बन रेडिकल आ गए जो कि अलग अलग हैं, तो इनको नाम लिखने का तरीका क्या है? अल्फाबेटिकल। ये मिथाइल M से स्टार्ट है और ये I से स्टार्ट है, I पहले आता है, इसलिए नाम लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल और फिर मिथाइल। कॉमा नहीं लगता है इसमें, हाइड्रोकार्बन रेडिकल सब लाइन से लिखना है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल, और इस ऑक्सीजन के लिए लास्ट में लिख देंगे ईथर, यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट आइए, फंक्शनल ग्रुप पहचानिए C डबल बॉन्ड O, और उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन, यानी ये कीटोन है, और कीटोन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो कौन कौन से एल्काइल ग्रुप लगे हैं। मिथाइल मिथाइल 2 टाइम्स है, तो हम इसको बोलने वाले हैं डाई मिथाइल, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखने वाले हैं? कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। चलिए नेक्स्ट आइए, CH3 C डबल बॉन्ड O,
यानी फिर से देखो कीटोन आ गया। इधर क्या लगा है, इस साइड एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का, 2 कार्बन वाले का नाम क्या पढ़ाया गया आपको, इथाइल, और एक कार्बन का नाम क्या पढ़ाया गया, मिथाइल। तो ये ई से स्टार्ट है और ये एम से स्टार्ट है, तो ई वाले को पहले लिखिए, लिखेंगे इथाइल और फिर लिखेंगे मिथाइल, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो आई होप इतने एग्जाम्पल काफी है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, खुद नाम लिखें, कॉमन नेमिंग। ठीक, चलो भाई आइए अब इसका नाम लिखते हैं। पहले पहचानिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH यानी एल्कोहल। 2 कार्बन वाले रेडिकल को नाम क्या दिया गया, इथाइल, और OH के लिए क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। सिंपल नाम। आ जाओ, ये फिर से देखो ये क्या है, CH3 CH इस पूरे का नाम क्या होता है, इस पूरे का नाम होता है आइसोप्रोपाइल। ये नाम लिखा जाता है आइसोप्रोपाइल। और ये जो क्लोरीन है इसको लिखते हैं क्लोराइड। हैलाइड लिखा है ना, एक्स को यानी हैलोजेंस को हैलाइड लिखना है। फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो भाई 7 नंबर देखो क्या लिखने वाले हम लोग। अब इस पूरे का नाम देखो, सेकंड कार्बन पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर मिथाइल आता है तो इसको बोलते हैं आइसो। तो सबसे पहले तो आइसो ही लिख लीजिए, ये सिखाया जा चुका है। टोटल कार्बन देखिए 1 2 3 4, और किनारे वाले से ही जुड़ा हुआ है NH2, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, एल्काइल ग्रुप का नाम YL लगाकर ही लिखते हैं, आइसोब्यूटाइल। और NH2 यानी नाइट्रोजन दिख जाए तो उसका नाम क्या होता है, एमाइन, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल एमाइन। नेक्स्ट आइए, अब इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे। सेकंड लास्ट कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो क्या सिखाया गया है नाम आपको, अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसको नियो लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा नियो। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी क्या लिखने वाले हम लोग, पेंटाइल। ठीक है, और OH के लिए क्या लिखते हैं, एल्कोहल। यानी कॉमन नेम में आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखना है और लास्ट में आपको क्या ऐड कर देना है, फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो ये था आइसोपेंटाइल और लास्ट में हमने लिख दिया एल्कोहल। ठीक है भाई लोग, चलो और देखते हैं, और प्रैक्टिस में है कुछ नाम। ठीक है, इसको देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब भैया इसका नाम स्पेशली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH को इसको बोला जाता है विनाइल। और विनाइल लिखने के बाद Cl के लिए क्या लिखने वाले हम लोग, क्लोराइड, तो हम लोग लिखेंगे विनाइल क्लोराइड। फिर आ जाइए, CH2 डबल बॉन्ड CH इतने का नाम भी आपको याद करवाया गया है लास्ट लेक्चर में, इसको बोलते हैं एलाइल, तो ये आपने लिखा एलाइल, और OH के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, एल्कोहल, तो ये एलाइल एल्कोहल कहलाएगा। नेक्स्ट आइए, CH3NH अब ये सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं जो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच हैं, तो CH3 को मिथाइल, मिथाइल 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं डाई मिथाइल, और इस नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। अभी इसको देखो क्या लिखते हैं, अभी नाइट्रोजन जो बीच में लगा हुआ है इससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये क्या चीज है, इस CH3 को क्या नाम देंगे, इस CH3 को नाम देने वाले हैं मिथाइल, जो कि M से स्टार्ट होगा। इसको क्या नाम देने वाले हैं, CH2 CH3 को 2 कार्बन है तो इथाइल बोलते हैं, E से स्टार्ट होगा। इसको देखो CH3 CH CH3, कई बार डिस्कशन हो चुका है, कई बार याद दिला रहे हैं, इसको पूरे को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, जो कि I से स्टार्ट हो रहा है। अब देख लीजिए, अल्फाबेटिकल अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, E यानी इथाइल आपने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, I यानी आप क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल।
ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एम, एम यानी मीथाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल मीथाइल। अब उसके बाद बचा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख दीजिए, एन है तो एन पे लिखा जाएगा एमाइन, इथाइल आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो ये हमने नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम लिखना सीखा कि कैसे लिखेंगे। कई सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए गए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। सिंपल तरीका है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखिए और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए। एक से ज्यादा अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, अगर सेम हाइड्रोकार्बन रेडिकल हैं तो डाई ट्राई टेट्रा लगाकर लिख लीजिए। तो ये थे नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की, यानी ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं देखो, एक मैं आपको बता रहा हूं COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएससी में फिर से आप पढ़ेंगे यही सब चीजें, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हो सकता वहां पर नाम तरीका अलग होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम का तरीका अलग होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम सफिक्स क्या जोड़ेंगे, सफिक्स का मतलब होता है जो नाम के आखिरी में जोड़ा जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो हम उसके लिए सफिक्स क्या जोड़ने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे इक एसिड, सिर्फ लिखा जाएगा इक एसिड, ठीक है। और अगर CHO आ गया, CHO, देखो इसमें भी कार्बन पाया गया है, ये सब टर्मिनेटिंग इसलिए कहलाते हैं। पहली बात तो कार्बन कंटेनिंग है, दूसरी बात ये है कि ये आपके सबसे किनारे, मतलब वहीं से स्टार्टिंग होती है, एंड पर लगते हैं, किनारों पर लगते हैं, कभी ये बीच में आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप मैं लिख दे रहा हूं क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए भाई लोग, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, CHO एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड ही लिखा जाएगा, एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब हमारे पास है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड, ठीक है। साइनाइड के लिए क्या नाम होता है, इसके लिए O लिखेंगे और फिर लिखेंगे नाइट्राइल, O नाइट्राइल, ठीक है। और अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ता है तो इसको बोल दिया जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इसके लिए लिखा जाता है O आइसोनाइट्राइल, O आइसोनाइट्राइल। और भी होते हैं, जैसे हमारे पास है CONH2, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एमाइड, और इसका सफिक्स में नाम भी होता है एमाइड, यानी ये फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो लास्ट में आपको एमाइड जोड़ देना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और कुछ होता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। अब ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो ऑक्सीजन के साथ R यानी एल्काइल ग्रुप, यानी कार्बन हाइड्रोजन की चेन जुड़ी रहेगी, सबसे पहले आपको इसी एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना होगा, एल्काइल, ठीक है। फिर जो और चीजें लिखी जाएंगी अभी आपको सिखाया जाएगा। ईस्टर के लिए क्या लिखा जाता है, ईस्टर के लिए लिखा जाता है सिर्फ 8, ठीक है। ईस्टर के लिए हम लोग लिख देंगे 8। नेक्स्ट आइए, ठीक है। और देखो भैया ये ईस्टर हो गया, ईस्टर के बाद और देख लेते हैं, इधर कोई और बच रहा है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो एक होता है ये C डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, यानी ऐसा एसिड जिसमें वाटर ना हो, नमी ना हो, एनहाइड्राइड निर्जलीय हो, जिसमें पानी ना हो, ऐसे एसिड को एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका जो सफिक्स में नाम होता है इक लिखेंगे और लास्ट में एनहाइड्राइड जोड़ देंगे, इक और लास्ट में एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये हो गए हैं टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के नाम, कॉमन नेमिंग,
जो कॉमन नेमिंग मेथड है उसमें उनका सफिक्स में क्या नाम होगा वो आपके सामने है। जब आईपीएससी पढ़ेंगे तो उससे मिक्स नहीं करना है, ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है। चलो भाई, और क्या देखना है? अब हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन यानी जो कार्बन की चेन होगी उनका नाम क्या लिखा जाएगा। ये तो मान लो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है, इसलिए उसको सफिक्स बोलना है, सबसे आखिर में। लेकिन उससे पहले चेन में जो कार्बन की संख्या होगी उनका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मीनिंग है कि नाम से पहले, ठीक है, जो पहले लिखा जाएगा उसको बोलेंगे प्रीफिक्स। जैसे मान लो एक कार्बन की चेन है टोटल, तो हम उसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा फॉर्म, ठीक। और अगर दो कार्बन की चेन है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एसेट, ACET, एसेट। और अगर तीन कार्बन की चेन है तो हम इसके लिए लिखने वाले हैं प्रोपियोन, ठीक है, प्रोपियोन लिखने वाले हैं। और अगर चार कार्बन की चेन है तो चार कार्बन की चेन पर हम लोग लिखेंगे ब्यूटाइल, ठीक है। अब ब्यूटाइल यानी चार कार्बन हो गया, तो चार कार्बन में दो पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है ब्रांच भी बन जाए क्योंकि चार कार्बन से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि अगर स्ट्रेट चेन हुआ तो नॉर्मल ब्यूटाइल लिखेंगे, और अगर ब्रांच वाला हुआ तो हम इसको लिखेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और पांच कार्बन पे क्या लिखते हैं? पांच कार्बन पे लिखा जाता है वेलर, ठीक है। और वेलर में भी क्या पॉसिबिलिटी हो गई? एक नॉर्मल की पॉसिबिलिटी हो गई, आइसो की भी पॉसिबिलिटी होती है, और पांच कार्बन में नियो की भी पॉसिबिलिटी होती है। नॉर्मल वेलर, आइसो वेलर और नियो वेलर, ठीक है। तो ये कार्बन की संख्या पर हम लोग नाम सेलेक्ट करेंगे और उनको पहले लिखा जाएगा, फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम लिखने वाले हैं, ठीक। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां से कुछ मेथड अपने आप समझ में आएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितना है? एक कार्बन है। एक कार्बन पर नाम क्या आपको बताया गया है? फॉर्म, फॉर्म लिख लिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या बताया गया है? इक एसिड, इक एसिड जोड़ दीजिए इसी के आगे फॉर्मिक एसिड, यही फॉर्मिक एसिड है जो कि रेड एंट के बेस पर लिखा गया था, फॉर्मिका के बेस पर हमने रूल्स बना दिए, फॉर्मिक एसिड, ठीक। चलिए दूसरा ये बताइए, टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन दो हैं, दो कार्बन के लिए नाम क्या लिखना सिखाया गया है? एसेट, प्रीफिक्स यानी पहले लिखा जाएगा एसेट, पहले कार्बन काउंट करके उसको लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या है? इक एसिड, नाम क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तीसरा ये, अब देखो इसको पहले पहले टोटल कार्बन काउंट कर लो, एक दो तीन चार, टोटल कार्बन हो गए चार, चार पे क्या लिखा गया है? ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल लिखा गया है। और अब देख लो कि सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और सेकंड कार्बन पर जब एक मिथाइल ग्रुप लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाना है लास्ट में? इक एसिड, तो इसको हम बोल देंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड, ये नाम हो गया आइसोब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, और देखो टोटल कार्बन काउंट करो, एक दो तीन चार, चार पर हम लोग लिखने वाले हैं ब्यूटाइल। अच्छा, ये जो चार कार्बन हैं इसमें आपका कोई भी चेन नहीं है, ठीक है, यानी नॉर्मल है, ये स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल लगा लो, इस आइसो से डिफरेंस दिखाने के लिए। नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड, नॉर्मल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं। क्या है हमारे पास? CH3, CCH3, CH3, COH, ठीक। पहले कार्बन काउंट कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है। पांच कार्बन पे आपको लिखवाया गया है वेलर, और पांच कार्बन में जो दूसरा वाला कार्बन है उस पर दो मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं चेन में,
ब्रांच में दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो जब दो मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो उसके लिए नाम से पहले क्या लगता है, नियो, तो ये हो गया नियोवेलर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लगाने वाले हैं, इक एसिड, तो पूरा नाम क्या पढ़ेंगे, नियोवेलरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आइए HCHO। अब पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले कार्बन काउंट करो, एक कार्बन पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, फॉर्म। और एल्डिहाइड का सफिक्स मैंने आपको क्या बताया है, एल्डिहाइड ही रहता है, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट आइए, दो कार्बन पे हम क्या लिखते हैं, ACET, एसेट। और CHO है तो इसका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो हम इसको लिखेंगे एसिटल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक दो तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रोपियोन। ठीक है, तीन कार्बन के लिए हम लोगों ने प्रोपियोन पढ़ा। अब CHO का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आगे जोड़ दीजिए, नाम क्या हो गया, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। देख लीजिए एक बार ध्यान से, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट और क्या नाम है देखिए, पहले टोटल कार्बन काउंट करिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन पर क्या लिखते हैं, चार कार्बन पे लिखा जाता है ब्यूटाइर। ठीक, लेकिन सेकंड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए आइसो लगता है, आइसो ब्यूटाइर। और CHO के लिए एल्डिहाइड आगे जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड, आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। नेक्स्ट, टोटल कितने कार्बन हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन पे क्या लिखते हैं, वेलर। ठीक है, और सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है इसलिए आइसो लगेगा, आइसो वेलर। और CHO के लिए क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड, ये हो गया आइसो वेलरल डिहाइड, इसको पढ़ेंगे। और आ जाओ, चलो भाई नेक्स्ट देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अब यहां पर क्या है, देखो तीन कार्बन है और तीन कार्बन के अलावा एक डबल बॉन्ड भी है, तो ये मैंने वहां पर नहीं बताया था, यहां पर लिख लीजिए, जब भी तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड आएगा, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड, उस पर जो प्रीफिक्स में नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है एक्राइल, एक्राइल। ठीक है, और CHO के लिए तो मुझे पता है क्या जोड़ देना है मुझे, एल्डिहाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, एक्राइल डिहाइड। ठीक है, एक्राइल अल्डिहाइड, एक्राइल अल्डिहाइड। ठीक है, चलिए यहां पर भी यही चीज है, देखो एक दो तीन, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड जब भी एक साथ आ जाए, तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्राइल वर्ड लिखते हैं प्रीफिक्स में। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या है, लास्ट में इक एसिड जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो, देखो यहां पर है एक दो तीन चार, चार कार्बन है और साथ में एक डबल बॉन्ड है बीच में, चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड, तो इस पर नाम लिखा जाता है क्रोटॉन, बस आप क्रोटॉन लिख देंगे प्रीफिक्स में, क्रोटॉन। और CHO के लिए क्या लिखने वाले हैं आप, एल्डिहाइड, तो नाम हो जाएगा क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड। यहां भी देखिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड है, चार कार्बन और एक डबल बॉन्ड पर क्रोटॉन लिखेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं, इक एसिड, तो नाम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट आइए, अब पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, देखिए C डबल बॉन्ड O और फिर एक O ऑक्सीजन है और उसके बाद हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता OH होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता, लेकिन जब हाइड्रोजन नहीं है उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो फिर ये ईस्टर होता है। ठीक है, अब ईस्टर का नाम लिखना हमने पीछे आपको बताया है कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम लिखा जाता है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल, तो CH3, तो CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मीथाइल, इसको पहले आप लिख लीजिए। अब उसके अलावा कार्बन काउंट करिए, टोटल कार्बन कितने हैं, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए आपको क्या लिखवाया गया है, नाम एसेट, और ईस्टर के लिए सफिक्स क्या लिखवाया गया है, एट, आपको एट जोड़ना है, तो नाम क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट,
ठीक है, चलो नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये भी ईस्टर है कि ऑक्सीजन के बाद कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। अगर ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर वो ईस्टर कहलाएगा। तो पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे। तो CH2CH3, 2 कार्बन का रेडिकल क्या होता है? इथाइल। ठीक है, अब उसके अलावा जो बच गया उस कार्बन को काउंट करो, तो सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लिखेंगे फॉर्म। ठीक है, और क्या लगा देंगे हम? 8। ईस्टर के लिए 8 लगाते हैं, तो नाम क्या हो गया? इथाइल फॉर्मेट। चलिए और देखते हैं कुछ नाम। आइए, फिर से ईस्टर है हमारे पास। तो ईस्टर में सबसे पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखो। क्या नाम हो गया? CH3CH3। तो CH3CH3 का नाम होता है आइसोप्रोपाइल। एक्सेप्शनल केस रटा होना चाहिए, आइसोप्रोपाइल। उसके अलावा आप कार्बन काउंट करिए, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखना आपको सिखाया है? प्रोपियोन। ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ना है हमको? सिर्फ 8। ठीक है, नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल प्रोपियोनेट। चल भाई नेक्स्ट। अब देखो ये एसिड हैलाइड है। इस फंक्शनल ग्रुप को जब CO के बाद डायरेक्ट हेलोजन आता है उसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसका जो सफिक्स होता है वो बता दे रहे हैं आपको। सफिक्स में आप जोड़ेंगे YL और हैलाइड। YL हैलाइड। चलिए इसी नाम में बता दे रहे हैं, पहले कार्बन काउंट कर लो। 2 कार्बन, 2 कार्बन पे क्या लिखते हैं? एथ। और इसका सफिक्स होता है YL। आइल जोड़ेंगे और लास्ट में हैलाइड। क्लोरीन है तो हम क्या लिखने वाले हैं? क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो एक काम करते हैं, जहां पर हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखना सिखाए हैं वहां पर इसको ऐड कर ही लेते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप और आ गया, वहां दिमाग से उतर गया था, COX। इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ये भी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी कार्बन पाया गया है। इसका जो सफिक्स होता है YL हैलाइड, यानी आपका YL हैलाइड। क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ऐसे जोड़ देंगे। चलिए वापस से आ जाते हैं। ठीक, हम यहां नाम लिख रहे थे। अब देखो क्या है? COCl। COCl एसिड हैलाइड है, एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या लिखेंगे? फॉर्म। ठीक, और COCl का सफिक्स क्या लिखवा कर आ रहे हैं? YL हैलाइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया तुम्हारा भाई? फॉर्माइल क्लोराइड। चलिए इसको देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, साइनाइड टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टोटल कार्बन 3, 3 पे क्या लिखने वाले हैं? प्रोपियोन। ठीक, और साइनाइड के लिए क्या नाम लिखवाया गया? O लगाकर लिख देंगे नाइट्राइल, तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनो नाइट्राइल। प्रोपियोनो नाइट्राइल। चलो भाई अब नेक्स्ट आते हैं। इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन 2 हैं, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, तो 2 कार्बन पे लिखते हैं एसेट। अब क्योंकि ये वाला जो साइनाइड है वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है तो इसको हम आइसोसाइनाइड बोलेंगे, और इसका सफिक्स आपको क्या लिखवाया गया है? ओ आइसोनाइट्राइल। तो एसिटो आइसोनाइट्राइल। एसिटो आइसोनाइट्राइल। चलिए नेक्स्ट आइए, HCONH2। अब यहां पर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म लगाते हैं, और CONH2 फंक्शनल ग्रुप पहचानिए, इसको बोला जाता है एमाइड। तो एमाइड आगे लगा देंगे, नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। फिर से देखो CONH2 एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। टोटल कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन पे लिखेंगे एसेट और लास्ट में जोड़ देंगे एमाइड, तो इसको बोलेंगे एसिटामाइड। नेक्स्ट आइए, अब ये जो हमारे पास 2 हैं इनका नाम कैसे लिखना है पहले तो समझिए। ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। देखो COOCO। अब इसका लिखने का 2 तरीका समझिएगा ध्यान से। आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है बीच में इसको सेंटर मान लेना है, दोनों तरफ चलिए। अगर आपको सेम चेन मिल रही है तो समझ जाइएगा सिर्फ उस एक बार नाम आपको लिखना होगा, एक ही चेन का नाम लिखना होगा। देखो इस ऑक्सीजन की तरफ मुझे COCH3 मिला तो इस ऑक्सीजन की तरफ भी मुझे COCH3 मिला, यानी सिमिलर मिल गया ना। तो अगर सेम चेन मिल रहा है तो एक ही चेन का नाम लिखना है। चलिए कार्बन काउंट करिए, 1 2, 2 कार्बन। अब इसको नहीं काउंट करेंगे तो 2 कार्बन पे हम क्या लिखने वाले हैं? एसेट।
और एनहाइड्राइड का सफिक्स क्या लिखवाए हैं, इक एनहाइड्राइड जोड़ दीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, लेकिन अगर वो सेंटर वाला जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो चेन है वो सिमिलर नहीं है, वो अलग अलग है, तो दोनों चेन का नाम लिखा जाएगा और वो भी अल्फाबेटिकल। देखो, इस ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन की चेन है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, एसेट, और इधर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हमने क्या लिखवाया आपको, प्रोपियोन। अब क्या काम करेंगे, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लीजिए। एसेट, ए सबसे पहला लेटर है तो इसको हम पहले लिखेंगे एसेट, ठीक है, और इसमें लगा देंगे इक, एसेटिक, ठीक है, क्योंकि इसका जो सफिक्स होता है वो इक एनहाइड्राइड है, लेकिन एनहाइड्राइड एक ही बार यूज होगा, इक लगा लीजिए, एसेटिक। फिर इसका नाम लिख लीजिए, पी से आ रहा है तो हम लिखेंगे प्रोपियोन और लास्ट में लगा देंगे इक, एसेटिक प्रोपियोनिक, और एनहाइड्राइड सिर्फ एक बार लास्ट में जोड़ देंगे एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। बोलो भाई लोग, कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना यहां पर सिखा दिया है। तो ये था आपका कंप्लीट कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेम कैसे लिखे जाते हैं, ये बेस्ड है आपका सोर्स ऑफ ओरिजिन पर, लेकिन कुछ रूल्स भी बना दिए गए हैं जिसके बेस पर आप इन कंपाउंड्स का नाम भी आसानी से लिख सकें। एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में पहले आपको कार्बन काउंट करना पड़ेगा, उसका नाम, फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें आपको सीधे हाइड्रोकार्बन रेडिकल का नाम लिखना है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, विनाइल, एलाइल, इन सब का नाम लिखना है, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारा कॉमन नेमिंग समाप्त होता है। अब आते हैं हम लोग डिराइव्ड नेम पर। ये क्या मेथड है, देखो ये जो है ये इतना डिटेल में, मतलब इतना बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि डिराइव्ड नेम कैसे लिखे जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो कभी आया है एग्जाम में उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहां से आया है वो। ठीक है, बेस्ड ऑन फेमस फेमस होमोलॉग, ये एक्चुअली होमोलॉगस सीरीज पर बेस्ड है, होमोलॉग। ठीक है, तो हर एक होमोलॉगस सीरीज में, हर एक होमोलॉगस सीरीज का एक कंपाउंड जो सबसे फेमस होमोलॉग है उसे सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बेस पर नाम लिखा जाएगा। जैसे हम चल रहे हैं पहला होमोलॉगस सीरीज लेने, और वो क्या है, एल्केन। ठीक है, अब एल्केन है तो एल्केन में जो होमोलॉग यानी जो कंपाउंड स्टैंडर्ड माना गया, सेलेक्ट किया गया, वो है CH4, और CH4 यानी मीथेन, इसका नाम लिखा जाएगा हमेशा मीथेन। मीथेन के बेस पर सारे नाम आपको लिखने हैं, यानी मीथेन को डिराइव करके, मीथेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो एल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे उनका नाम लिखना है, और फिर एक कार्बन का नाम मीथेन आपको लिखना है। आपको एक कार्बन से मतलब है, ठीक है, अभी नाम लिखेंगे समझ में आ जाएगा। एक कार्बन आपको सेलेक्ट करना होगा, उसका नाम मीथेन लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है CH3, अब इसका आपको डिराइव्ड नेम लिखना है। तो ये एल्केन है, तो एल्केन में मैंने आपको बताया कि एक कार्बन सेलेक्ट करना है, तो एक कार्बन आपने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा जो बच गया है, जैसे CH3 का क्या नाम होता है रेडिकल में, मिथाइल, तो आपने लिखा भैया मिथाइल, और इस एक कार्बन जो आपने सेलेक्ट किया है उसका नाम क्या है, मीथेन, तो ये हो गया मिथाइल मीथेन। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप का कार्बन आ जाएगा, जैसे अभी ये दोनों कार्बन सिमिलर है, ये भी प्राइमरी है कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो हमने इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप का कार्बन आएगा तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा कार्बन सेलेक्ट करने के पीछे, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले 4 डिग्री कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, देन टर्शरी, देन सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में प्राइमरी, ये रहेगा प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3, CH2 एंड CH3। अब कह रहा है इसका डिराइव्ड नेम लिखिए,
तो ये जो किनारे किनारे वाले कार्बन हैं ये तो प्राइमरी हैं क्योंकि वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन जो ये बीच वाला कार्बन है वो इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन से कनेक्ट है, मतलब सेकेंडरी है। तो दो कार्बन है, दो टाइप के कार्बन हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर में सेकेंडरी कार्बन तो आगे है, इसलिए हम उसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसे सेलेक्ट कर लिया तो अब उसके अलावा जो बच गया पहले उसका नाम लिखो। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, दो बार मिथाइल है यानी 2 टाइम्स, तो हम लिखने वाले हैं डाई मिथाइल और इस एक कार्बन का नाम लिख देंगे मीथेन। तो ये हो गया भैया डाई मिथाइल मीथेन, डाई मिथाइल मीथेन। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह नाम लिखना है। तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट the derived name of write the derived name of isooctane। आपको isooctane का derived name लिखना है। अब दो बातें यहां पर हैं कि आपको isooctane का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि isooctane इज एक्सेप्शनल केस, और अगर एक्सेप्शनल केस है तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए isooctane का। क्या होता है? CH3CH CH3 CH2 CCH3। लेक्चर सेकंड में आपको मैंने कराया है, ये आइसोऑक्टेन है। अब ये एल्केन है, इसका आपको नाम लिखना है डिराइव्ड नेम। तो एक कार्बन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कई सारा कार्बन है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? 4 डिग्री कार्बन को। तो ढूंढिए क्या आइसोऑक्टेन में कोई 4 डिग्री कार्बन है, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से कनेक्ट हो। बिल्कुल है, ये वाला कार्बन देखिए, ये 4 कार्बन से कनेक्ट है तो 4 डिग्री हुआ। तो 4 डिग्री वाले एक कार्बन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। 4 डिग्री वाले एक कार्बन को आपने सेलेक्ट कर लिया। सिर्फ एक कार्बन को सेलेक्ट करना है एल्केन में। तो एक कार्बन को सेलेक्ट करने के बाद जो बच जाएगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल, उनके नाम लिखिए। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल लगे हैं यानी ट्राई मिथाइल, इनके तो नाम तय हो गए। इसका क्या नाम है इस रेडिकल का? CH3 CH से CH3 और आगे CH2। टोटल कितने कार्बन है? 4, और 4 में सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है यानी आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसो। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। फिर उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? इधर 3 मिथाइल लगे हुए हैं तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। तो आइसो ब्यूटाइल ट्राई मिथाइल। और जो ये वाला जो कार्बन है जिसको सेलेक्ट किया गया है उसका नाम क्या सिखाया गया है? मीथेन। एक कार्बन को आपको मीथेन बोलना है डिराइव्ड नेम में। आइसोब्यूटाइल ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, सॉरी मीथेन, ये आपका हो गया आइसोऑक्टेन का डिराइव्ड नेम। ठीक, चलिए तो पहला होमोलॉगस सीरीज था एल्केन। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीख लेते हैं डिराइव्ड नेम लिखना। चलिए हमने एल्कीन लिया, तो एल्कीन में किसे हम सेलेक्ट करने वाले हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी आप दो कार्बन और उनके बीच डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे। दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसका नाम डिराइव्ड नेम में क्या देंगे आप? इथाइलीन। ठीक है, जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपसे कहा जाए भैया इसका डिराइव्ड नेम लिखिए, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपको सेलेक्ट करना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो जो आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो फेमस होमोलॉग आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नाम तो फिक्स है इथाइलीन। उसके अलावा जो बच गया उसको लिखना है। तो CH3 को क्या लिखेंगे? मिथाइल, और इसका नाम तो फिक्स है इथाइलीन। ये हो गया मिथाइल इथाइलीन। ठीक है भाई लोग, चलो नेक्स्ट देखो और एग्जांपल इसमें करते हैं। जैसे एक हम लिख रहे हैं CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, और एक लिख रहे हैं, अच्छा दोनों क्वेश्चन है, कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा। और ये ठीक है, अब इनके नाम लिखने हैं, चलो करते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेलेक्ट कर लिया आपने। अब इस कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए, तो डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या है डिराइव्ड नेम में? इथाइलीन, डाई मिथाइल इथाइलीन। इधर भी आइए, क्या सेलेक्ट करना है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेलेक्ट कर लिया। इधर भी क्या लगा है? मिथाइल। इधर भी क्या बच गया? मिथाइल। 2 बार मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल,
और इथाइलीन, डाइमिथाइल इथाइलीन। ठीक है भाई लोग। लेकिन अब इसमें क्या आपको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही है कि स्ट्रक्चर तो अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, नाम कैसे सेम हो गया भैया? ये कैसे पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन नाम सेम हो जाए? ठीक है, ये इंसानों में ही चलता है कि अलग रंगो सूरत वाले अलग अलग इंसान, लेकिन नाम कई लोग के सेम होते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं चलता, अगर स्ट्रक्चर अलग है तो नाम भी अलग होना चाहिए, नाम सेम नहीं हो सकता। तो कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना भाई। अगर ये आईपीएससी सिस्टम होता तो आईपीएससी सिस्टम इसीलिए सबसे एक्यूरेट सिस्टम माना गया है, क्योंकि उसमें नंबरिंग होती है, कार्बन के पोजीशंस दिखाए जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप जो भी लगा रहता है, एक एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट लिखा जाता है। कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेमिंग में यही सब एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए हम क्या काम करने वाले हैं? ठीक देखो, ये CH3 और उधर भी CH3 है, दोनों तरफ बराबर बराबर है, यानी ये स्ट्रक्चर मुझे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब अगर मैं 20 से इसके दो पार्ट करूं तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा बिल्कुल सेम है कि नहीं है? तो मैं इसको लिख दूंगा सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलीन। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं इसे 20 से दो हिस्सा करूं तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? अनसिमेट्रिकल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलीन। अभी ये एग्जांपल से मुझे एक बात याद आ गई, शेयर करता हूं आपके साथ। ऐसे मैं किसी ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तो यही एग्जांपल मैंने दिया था कि भैया अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया है तो नाम भी तो अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी से सुन रहे थे कि हाँ भैया सर क्या ऐसा अलग बताने वाले हैं, कैसे इनका नाम अलग अलग डिफाइन किया जाएगा? मैंने कहा देखो भैया ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल, ऐसे जोड़ लो। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक बच्चे ने धीरे से कहा, मुझे तक सुनाई तो दिया, कह रहा सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, सब मिलके बेवकूफ बना रहे हैं कि हाँ भैया कुछ भी लिख दो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब इसमें बेवकूफ बनाने वाली कोई बात नहीं, वो रूल ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डिराइव्ड नेम में और कॉमन नेम में क्योंकि नंबरिंग वगैरह तो दिखाई नहीं जाती है, तो कुछ तो करके आपको यहाँ डिफरेंस दिखाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए अगला होमोलॉग है हमारे पास एल्काइन, होमोलॉगस सीरीज है एल्काइन। एल्काइन में किसे स्टैंडर्ड बनाया गया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दो कार्बन और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को नाम क्या देंगे? एसिटाइलीन, एसिटिलीन भी कुछ लोग बोलते हैं, एसिटाइलीन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप बोलिए, नाम से लिखना होना चाहिए एसिटाइलीन। ठीक है, जहां भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन दिखे, जैसे हमने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, करना क्या है आपको? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को सेलेक्ट कर लीजिए, बचा क्या? इसको लिखेंगे मिथाइल, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का नाम क्या है डिराइव्ड नेम में? एसिटाइलीन। ठीक है, मिथाइल एसिटाइलीन। अब देखो भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन इसमें कराते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये है। अब इसका मुझे डिराइव्ड नेम लिखना है, लेकिन अब इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताइए? कि डबल बॉन्ड यानी एल्कीन होमोलॉगस सीरीज भी प्रेजेंट है और एल्काइन भी प्रेजेंट है। मतलब देखो, एल्कीन भी प्रेजेंट है और एल्काइन भी प्रेजेंट है, तो सेलेक्ट तो मुझे एक को ही करना है। या तो मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को सेलेक्ट करूं, उसके बेस पर नाम दिया जाए, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सेलेक्ट करूं, उसके बेस पर नाम दिया जाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? डिराइव्ड नेमिंग मेथड में किसको प्रायोरिटी दी जाती है? तो देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर मैं यहां लिख दे रहा हूं। प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। अगर इसमें कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे एल्डिहाइड, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है तो पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, एंड देन लास्ट में डबल बॉन्ड को। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को सेलेक्ट कर लीजिए।
और जब ट्रिपल बॉन्ड वाले को सेलेक्ट कर लिया तो उसके अलावा जो बच गया उसका नाम लिखिए। इधर है मिथाइल। अच्छा, इसका नाम क्या पढ़ाया गया है हाइड्रोकार्बन रेडिकल में? CH2 डबल बॉन्ड CH का रटा होना चाहिए विनाइल। अब ये विनाइल है और ये मिथाइल है, M पहले आएगा तो लिखेंगे मिथाइल और फिर उसके बाद लिखेंगे विनाइल। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का नाम क्या है? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, मिथाइल विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, चल भाई, ये तो हो गया एल्कीन एल्काइन। नेक्स्ट आइए और होमोलॉग देखते हैं। जैसे एल्कोहल एक होमोलॉगस सीरीज ले लेते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल में एक कार्बन और उससे जुड़ा हुआ OH, या हम ऐसे कह सकते हैं OH से जुड़ा हुआ कार्बन, आपको बस वो सेलेक्ट करना है और उसका नाम आपको लिखना है कार्बिनॉल। मेरे ख्याल से यही वो एक डिराइव्ड नेम का क्वेश्चन है जो आया है, कार्बिनॉल से रिलेटेड पूछा गया था, नाम क्या होता है। एल्कोहल को कार्बिनॉल के बेस पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, डिराइव्ड नेमिंग मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH और ये हो गया तुम्हारा CH CH3 एंड CH3 और ये हो गया OH। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। चलो भाई, अब इसमें क्या है, आपको बस क्या सेलेक्ट करना है? OH से जुड़ा हुआ कार्बन, OH से जुड़ा हुआ कार्बन। अब उसके अलावा देखो क्या क्या बच गया, एक मिथाइल, इसका नाम तो अब तक रट जाना चाहिए, CH3 CH CH3 आइसोप्रोपाइल, और इसका नाम मिथाइल अल्फाबेटिकल अरेंज कर लीजिए। आइसोप्रोपाइल का आई पहले आएगा तो हम लिखने वाले हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और फिर मिथाइल के लिए CH3 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? मिथाइल, ठीक है। और CHOH जो एक कार्बन सेलेक्ट किया गया है उसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बिनॉल, ठीक है। एक कार्बन और OH, उसका नाम है कार्बिनॉल, जो कि आपको लास्ट में जोड़ लेना है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अल्कोहल हो गया और क्या देख सकते हैं हम लोग? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम इसमें जो सेलेक्ट किया गया कंपाउंड वो है CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ एक कार्बन आपको लेना है और इसका नाम रखेंगे एसिटिक एसिड के बेस पर, ठीक है। चलो 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें भी फटाफट। क्या है हमारे पास? CH3 एंड CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ एक कार्बन ले लीजिए, उनको सेलेक्ट कर लीजिए। बच क्या गया? CH3, यानी हम लोग लिखेंगे मिथाइल, और इसका नाम जो सेलेक्ट किए हो क्या है? एसिटिक एसिड, भूलिए नहीं डिराइव्ड नेम लिख रहे हैं, मिक्स नहीं कर देना है सब। चल भाई, कार्बन है COOH है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। डिराइव्ड नेम है तो आपको बस दिमाग में रखना है मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन उससे ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो बच जाए उसका नाम लिखिए। बचा हुआ क्या है? 3 क्लोरीन है तो हम लोग लिखेंगे ट्राई और क्लोरो। क्या नाम लिखा जाता है? ट्राई क्लोरो। ब्रोमीन होता तो ट्राई ब्रोमो, आयोडीन होता तो ट्राई आयोडो, ट्राई क्लोरो। और इसका नाम क्या बताया गया है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, एक और होमोलॉगस सीरीज देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में किसे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बनाया गया जिसे आपको सेलेक्ट करना है? CHO से जुड़ा हुआ एक कार्बन, CHO और उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसका नाम आप लिखेंगे क्या? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इस बेस पर आपको लिखना है। जैसे CH3 C2H5 CH CHO, इसका नाम लिखना है। क्या करने वाले हैं? CHO और उससे जुड़ा हुआ कार्बन, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके अलावा देखिए क्या क्या बच गया है। मिथाइल M, ये 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप इथाइल E, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल देन मिथाइल, और उसके बाद जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका नाम लिखेंगे। सेलेक्ट किया हुआ क्या नाम है? CHCHO, यानी एक कार्बन और CHO, एक कार्बन और CHO का नाम है एसिटल्डिहाइड। लास्ट में एसिटल्डिहाइड जोड़ दीजिए, एसिटल्डिहाइड, ठीक।
चलिए इतने बहुत हैं, एक लास्ट में और देख लेते हैं, एक और होमोलॉगस सीरीज कीटोन। ठीक है, डिराइव्ड नेम इतना नहीं पूछा जाता है भाई जानकारी के लिए तो आपको बता दिया। देखो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप तो आप पहचानते हैं CO, और अगल बगल एक एक कार्बन लगाओ, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, ये पूरा आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा अगर कुछ मिल जाता है तो इसको नाम देंगे एसीटोन। तो एसीटोन के बेस पर आपको नाम लिखना है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3। अब ये नाम लिखना है तो आपको बस क्या सेलेक्ट करना है, देखो ये कार्बन CO और कार्बन, कार्बन CO कार्बन, ये पूरा सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक कार्बन फिर CO फिर एक कार्बन। अब इसके अलावा देखिए क्या बच गया, CH3 बच गया, तो इसको हम लिख लेंगे मिथाइल, और इस पूरे का नाम ऊपर लिखा हुआ है एसीटोन, तो नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटोन। ये नाम हो गया मिथाइल एसीटोन। ठीक है, तो फाइनली आज हमने इस लेक्चर में कॉमन नेमिंग और डिराइव्ड नेमिंग समाप्त कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस नजरिए से मत सोचिए कि इससे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हो, बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। इंपॉर्टेंट इस नजरिए से है कि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस रीड कर रहे होंगे, थ्योरी पढ़ रहे होंगे, तो वहां ये सब जब नाम आएंगे, नाम यूज होंगे, तो ऐसा ना लगे कि आपने कभी सुना ना हो। ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ भैया ये फैमिलियर है, हम पढ़ चुके हैं, हमारे बिहेवियर में है। ठीक है, और हम कई बार ये सब नाम जानते हैं कि हाँ ये कॉमन नेमिंग कहलाता है, ये डिराइव्ड नेमिंग कहलाता है, मिथाइल अल्कोहल हम बोल रहे हैं, ठीक है, या मिथाइल कार्बिनॉल बोल रहे हैं, तो ये सब हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये कौन सा नाम लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग IPSC सिस्टम के बारे में सीखेंगे। वो थोड़े बड़े लेक्चर होंगे क्योंकि उसमें हम बहुत डिटेल में हर टाइप के कंपाउंड्स का IPSC नेम लिखना सीखने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, और क्वेश्चंस जो DPP भेजे जाते हैं आप उसे सॉल्व करते रहिए और प्रैक्टिस में बने रहिए। धन्यवाद।